नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लोक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सबका वेलकम है वेस्ट बंगाल के टेनेंसी एक्ट के तहत, जो कि वहाँ का लोकल एक्ट है। रिक्वेस्ट करूँगी कि एक्ट आपकी इंग्लिश में आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में बताऊँगी बट प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा रहेगा, तो आप सपोर्ट कीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन आप समझ जाएंगे, बस डायरेक्ट ओपन करके बैठेगा अपना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि ये एक्ट क्या है, इस एक्ट में क्या क्या है, क्या क्या चैप्टराइजेशन क्या वो मैंने किया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 कहता है प्रीलिमिनरी। किसकी बात करता है? प्रीलिमिनरी की, जो सेक्शन में 1 to 3 है। सेक्शन 1 जो सबका है उसका भी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिंसमेंट, इसका नाम क्या है और ये कहाँ अप्लाई होगा? ये म्यूनिसिपल एरिया में अप्लाई होगा। अगर उससे आगे एक्सटेंड करना है तो कौन कर सकती है? तो अंडरलाइन कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट गजेट नोटिफिकेशन है। अंडरलाइन मतलब अब तो डायरेक्ट लिखकर बैठिएगा। ठीक है, आइए सेक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 2 बहुत सारे क्वेश्चंस देता है। यदि आपके प्री एग्जाम में आता है तो प्री एग्जाम के क्वेश्चंस देता है, और यदि मेन एग्जाम में आता है तो मेन एग्जाम में क्वेश्चन देता है। तो आइए सेक्शन नंबर 2 सबसे पहले देखिए। सेक्शन नंबर 2 में कंट्रोलर। सबसे पहले कौन है? कंट्रोलर। क्वेश्चन है कंट्रोलर में कौन इंक्लूड है, तो लिखिए एडिशनल कंट्रोलर भी इंक्लूड है और आपका डिप्टी कंट्रोलर भी इंक्लूड है। अपॉइंटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्या कहा? कंट्रोलर। कंट्रोलर में कौन इंक्लूड है? कि सब आपका एडिशनल भी है, आपका डिप्टी भी है, और अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। यानी कोई तरह की डिस्प्यूट रेज होता है, रेंट को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, एविक्शन करना है, या फिर आपको पोजीशन चाहिए, उन सब के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या करता है? आपका रेंट डिसाइड करता है। तो 2 का बी कहता है, ये ए है, बी कहता है फेयर रेंट। किसकी बात करता है? फेयर रेंट की बात करता है। कैसे डिसाइड होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 70। ये मेन का क्वेश्चन बनता है। बी रीड विद सेक्शन 70, ये आपका मेन का क्वेश्चन बनता है कि फेयर रेंट कैसे डिसाइड होता है, कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, कितने टाइम से होगा, ये सब बताता है। ये सब किसको चाहिए? कौन कहेगा रेंट को बढ़ाना है घटाना है? तो बोला लैंडलॉर्ड कहेगा। तो 2C कहता है लैंडलॉर्ड। क्या कहता है? 2C लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन होता है भैया? जो रेंट लेता है। और कौन होता है? उसके बिहाफ पर रेंट लेने वाला भी इंक्लूड है। जो उसके बिहाफ पर लेता है कौन है वो? अंडरलाइन कीजिए, 3 लोग हैं यहाँ पे, ट्रस्टी हैं, रिसीवर हैं और गार्जियन है। तो क्या कहा? लैंडलॉर्ड खुद लैंडलॉर्ड है और उसके बिहाफ पर यदि कोई लेता है तो वो भी इसमें इंक्लूड है। उसके बिहाफ पे कोई लेता है वो भी इंक्लूड है। और वो कौन हो सकते हैं? ये 3 हो सकते हैं। इट्स मीन जो पड़ोसी हैं वो आपका लैंडलॉर्ड नहीं है, लैंडलॉर्ड ये हो सकते हैं। तो 2 एक कंट्रोलर आया, फिर डिसाइड किया किसके कहने पर? लैंडलॉर्ड। कैसे डिसाइड करेगा? कैसे डिसाइड करेगा? बोला नोटिफिकेशन जारी करके। कैसे करेगा? नोटिफिकेशन। तो बी कहता है नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब एक चीज नोट करना, ये नोटिफिकेशन हुआ, ये प्रिस्क्राइब हुआ, ये जनरली आपको सारे कानूनों में देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन करेगा। ठीक है, ये तो याद कराने के लिए कह रही हो, एक वे याद करने का वे कैसा वो बता रही। डी, उसके बाद ई। ई कहता है कि किसका रेंट बढ़ा रहे हो? बोला प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस में आपके उसको डिवाइड करेंगे, क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं। देखिए मैंने आपको प्रीमाइसेस घर दिया, घर आएगा, गैराज आएगा, आउट हाउस आएगा, गार्डन आएगा, सब आएगा। बट क्या इंक्लूड नहीं है? आउट हाउस क्या इंक्लूड नहीं है? तो आप कहेंगे ये प्रीमाइसेस का तो हॉस्टल नहीं आता है, होटल नहीं आता, लॉजिंग हाउसेस नहीं आते। तो लिख दीजिए होटल नहीं आता, लॉजिंग हाउसेस नहीं आता है, हॉस्टल्स नहीं आते। क्या इंक्लूड है? प्रीमाइसेस आपका एरिया है, आउट हाउस है, आपका गार्डन है, फर्नीचर है घर का, वो सब इंक्लूड होता है। तो अंडरलाइन कर लीजिए ब्रैकेट में, है ना। देन आता है ई के बाद आता है एफ। एफ कहता है ये सब कैसे तय होगा? पूरा प्रिस्क्राइब करके। कैसे होगा? प्रिस्क्राइब करके। ई एफ जी। और जी कहता है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसको दिखाना पड़ेगा? टेनेंट। ये टेनेंट है, टेनेंट। ये टेनेंट कौन है, कौन नहीं है, कौन आएगा, कौन नहीं। हमारे पास टेनेंट 2 पर्पस के लिए होता है, एक रेजिडेंशियल पर्पस के लिए और एक नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। बात करते हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कौन टेनेंट है। नंबर 1, टेनेंसी का टाइम कंप्लीट होने के बाद भी आप कंटिन्यू उसको चलाते हो, आप टेनेंट है। तो पहला टाइम कंप्लीट होने के बाद। सेकंड, आप खुद, बट आपका डेथ हो जाता है तो कौन होगा? आपके डेथ पर आपकी वाइफ हो सकती है या आपके हस्बैंड, यानी अगर टेनेंट आपकी महिला है तो उसका पति, और टेनेंट यदि आपके पुरुष हैं तो उसकी पत्नी। आपके वाइफ हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ कंडीशंस में जो अगर आपके साथ रह रही हैं तो आपकी डिजीज सन की वाइफ भी हो सकती है। ठीक है, मृत वाइफ बोलते पुत्र की वाइफ भी हो सकती है। बट एक शर्त है। क्या कहा? शर्त यह है
कि आपकी वाइफ को छोड़ के बाकी जो सारे लोग हैं वो आपके साथ रहने चाहिए कंटिन्यू। वाइफ तो वो तो रहती है, उनके अलावा बाकी सब रहते हैं। तो 5 इयर्स की कंडीशन है कि 5 साल से उनके साथ रह रहे हैं, या इस एक्ट के आने के बाद से कंटिन्यू आपके साथ रह रहे हैं, ठीक है। और फिर आता है आपके पास तीसरा, यदि हमने आपको वहां से एविक्शन का ऑर्डर दे दिया, किसका ऑर्डर दे दिया, एविक्शन का ऑर्डर दे दिया, तो आप टेनेंट नहीं है। इट्स मीन आप ट्रेसपासर हो सकते हैं। लिख दीजिए लाइन कि एविक्शन के ऑर्डर के बाद भी अगर आप बैठे रहते हो तो आप टेनेंट में काउंट नहीं होंगे। हो सकता है कि आप ट्रेसपासर हो बट टेनेंट नहीं होंगे, ठीक है। कहता है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए सेम कहानी घर की सेम कहानी। रेजिडेंशियल पर्पस की भी यही है कि साहब आपको अगर टाइम निकलने के बाद जब कंटिन्यू करते हो तो आप वो टेनेंट ही मान जाओगे। उसके अंदर आपके रिश्तेदार आ सकते हैं, आपके रिलेटिव्स आ सकते हैं, जिसमें आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता पिता, और अगर इन लोग ये आती है आपकी डिजीज पर्सन की वाइफ आती है जो आपके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। क्या कहा, आपकी मृत पुत्र की जो वाइफ है वो अगर आती है, विडो है, वो आपके आती हैं, तो आपके डिपेंड की जो लिस्ट होती है डिपेंडेंट की, उसमें काउंट होनी चाहिए, तो आ सकते हैं। अब जब आप पढ़ेंगे टेनेंट को, तब देखना उसमें 2 प्रोवाइडेड दिए हुए हैं, प्रोवाइडेड नंबर 1, प्रोवाइडेड नंबर 2, है ना। उसको 1 2 लगा लीजिए। पहला प्रोवाइडेड कहता है आपका कि जो 5 इयर्स की कंडीशन है वो हस्बैंड की, वाइफ और वाइफ को हस्बैंड, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके लिए पूरी करनी पड़ेगी। उनके बच्चे, उनके माता पिता, या उनकी विडो, पुत्र वधू जो उनके साथ है, उनके लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड कहता है प्रोवाइडेड कि जब कभी भी न्यू टेनेंसी होती है, अगर मान लीजिए लैंडलॉर्ड खाली कराता है क्योंकि बंदा मर गया, तो पहली प्रायोरिटी उनकी जो रिलेटिव उनको दी जाएगी, पहली प्रायोरिटी उनकी रिलेटिव को दी जाएगी कि भैया ठीक है आप लोग आ जाइए, जो उसके रिश्तेदार है उनको। और हाँ, शर्त ये सब के लिए कि उनके खुद के पास डिजीज मर गया, बाकी सबके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं हो। क्या कहा मैंने, बाकी सबके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं हो, उनका खुद के पास कोई प्रीमाइसेस नहीं हो, कोई पोजीशन नहीं हो, तो फिर वो आएंगे, अन्यथा इसमें नहीं आएंगे। तो क्या कहता है 2A कहता है कंट्रोलर को बुलाओ, 2B कहता है पेरेंट डिसाइड करो, 2C कहता है लैंडलॉर्ड को बुला दो, 2D कहता है नोटिफिकेशन जारी कर दो, 2E कहता है प्रीमाइसेस बता दो, 2F कहता है प्रिस्क्राइब कर दो, और 2G कहता है टेनेंट को बुला लो। आ गया। तो ये था सेक्शन नंबर 2। नाउ अपन चलते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 इट्स मीन ये एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होगा, इसको बोलते हैं एग्जेम्पशन। ये एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होगा, एग्जेम्पशन की बात करता है। ये कहता है कि ऐसी कोई लैंड जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, और जब गवर्नमेंट शब्द आता है तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, लीगल बॉडी सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो नंबर 1 में लिख दीजिए गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी, और गवर्नमेंट में सबके सब आ जाते हैं। देन आता है आपके पास सेकंड बी पॉइंट, और बी पॉइंट कहता है आपके पास लीज। लीज किसने दी, सरकार ने। अब देखिए इस दोनों के बीच में A है, वक्फ की बात करता है। ये किसी एक्ट में है और किसी एक्ट में नहीं है, कि जो वक्फ बोर्ड होता है उसके बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, वक्फ बोर्ड के बारे में। क्योंकि गड़बड़ क्या है कि कुछ एक्ट आप देखेंगे तो उसमें वक्फ बोर्ड के बारे में बता रखा है, कुछ में आप देखेंगे तो वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं बता रखा है। तो एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, है ना। तो 2B कहता है लीज के बारे में। किसकी बात करता है, 2B कहता है लीज के बारे में। तो लीज को अंडरलाइन कर लीजिए। 2C कहता है रजिस्ट्रेशन एक्ट से संबंधित। यदि आपने कोई ऐसी टेनेंसी की है जिसपे आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट को अप्लाई कर रखा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कर रखा है, तो फिर उसमें हमारे यहाँ नहीं आना है, फिर वो ट्रांजेक्शन आपका अलग चलेगा। 2D कहता है आपका फॉरेन कमीशन, फॉरेन क्या वर्ड यूज किया गया यहाँ पे आपके, फॉरेन मिशन और इंटरनेशनल एजेंसी के लिए, फॉरेन मिशन के पर्पस के लिए या इंटरनेशनल एजेंसी के पर्पस के लिए आपने कोई प्रीमाइसेस दे रखा है और वहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो A, B, AA को वेरीफाई कीजिएगा, C और D। देन आता है आपके पास E और F। क्या कहता है इसके अंदर, एक आता है आपके पास E और एक आता है आपके पास F। E F है ना, ये अपने बैरिक को देखिए, एक E और एक F है, 2 दे रखे हैं। E जो है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, F जो है नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक आता है आपके पास कलकत्ता और हावड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आता है अदर प्रीमाइसेस में। नॉन रेजिडेंशियल भी कलकत्ता और हावड़ा के तहत, और ये भी नॉन रेजिडेंशियल के लिए। क्या कहा, कलकत्ता और हावड़ा पर्पस के लिए जो रेजिडेंशियल है, जिनका अमाउंट 6500 यानी 6500 रुपए से कम है, वो इसमें नहीं आएगा, यानी उसके ऊपर वाले यहाँ पर आएंगे। और अदर मैटर के लिए कितना आ जाएगा, 3000 रुपीज, अदर के लिए 3000 रुपीज। ठीक वैसे ही नॉन रेजिडेंशियल के लिए 10,000 रुपीज कलकत्ता और हावड़े के मैटर के लिए, और नॉन रेजिडेंशियल के लिए कितना आ जाएगा आपका, देखिए नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपके पास आ जाएगा 5,000 रुपीज। एक बार वेरीफाई कीजिएगा।
नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए कितना आ जाएगा आपके पास 10,000 5,000 रुपीज 5,000 रुपीज। तो क्या कि छोटे मैटर के लिए इस एक्ट में नहीं आना, वो तो जो दूसरे एक्ट है उसमें चले जाएंगे। इसके बाद वाले जो भी हमारे मैटर होंगे वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे, तो इन मैटर्स पे अप्लाई नहीं होगा, इनके बाद वाले मैटर के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है। उन्होंने कहा कि आपने कोई रेजिडेंशियल और कमर्शियल, पार्टली रेजिडेंशियल पर्पज के लिए पार्टली कमर्शियल के लिए दिया है, तो फिर उस पर कैसे कानून को अप्लाई करोगे, तो बोला उस प्रपोर्शन में करेंगे जिस प्रपोर्शन में हमने आपको उसको दे रखा है। तो पहला आ जाता है आपके पास गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, फिर वक्फ से रिलेटेड देख लीजिएगा, देन गवर्नमेंट लीज, फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट, फिर फॉरेन से रिलेटेड, फिर आ जाता है आपके पास अमाउंट रिलेटेड मैटर। और ये अमाउंट में क्या का फॉर द पर्पज ऑफ सी पॉइंट रजिस्ट्रेशन की जब बात करते हैं उस पर्पज के लिए ये आ जाता है। तो जो सेक्शन 3 आपका मेन का क्वेश्चन और डायरेक्ट पूछ सकते हैं आप आपसे कि ये जो आपका टेनेंसी प्रीमाइसेस एक्ट है ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है या कहाँ इनको एग्जिम्पशन दी गई है, तो आपको मेन के एग्जाम में सेक्शन 3 को लिखना है। ठीक है, तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज, सेक्शन 3 एग्जिम्पशन। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं आपको एक एक्ट कंप्लीट करवाऊंगी। तो चैप्टर 1 से लेके हमने पहले पढ़ा था और आज हमने चैप्टराइजेशन हमने पहले पढ़ा था, आज हमने चैप्टर 1 पढ़ा। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। जब भी वीडियो से पढ़ते हो अपने सब बैठ लेके बैठिएगा। आज के लिए धन्यवाद।